अस्पताल में तब्दील होगा। हजारीमल इंटर कॉलेज मरीजों के लिए होगी बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था। अस्पताल का सांसद संजय जायसवाल ने किया निरीक्षण। समस्तीपुर में डीएम और एसपी ने किया बाजारों का निरीक्षण के दौरान कई दुकानों को किया सील। दुकानों पर कार्रवाई करने की कही बात। सरायकेला में हुए राजू केवट हत्याकांड का खुलासा। मृतक की भाभी ने ही दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। जाम हटाने गई पुलिस से ग्रामीणों ने की हाथापाई। झगड़े में कई पुलिसकर्मी घायल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना के नए मामले कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में बिहार में 12,604 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 1,837 नए केस मिले। इसके बाद गया, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय और औरंगाबाद ऐसे जिले हैं जहां 600 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इधर पटना में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में उन्होंने सभी जिलों के डीएम एसपी से ताज़ा हालात पर उनका इनपुट लिया। इसके बाद बुधवार यानी आज एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में ही राज्य में आगे सख्तियां पाबंदियां बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। बीते 24 घंटे में पटना के एनएमसीएच में 21 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें 6 महिलाएं थी। 16 मृतक पटना के रहने वाले थे। एक मृतक जहानाबाद, जमुई, रोहतास, वैशाली और पूर्वी चंपारण के रहने वाले थे। पटना एम्स में भी 6 संक्रमितों की मौत हुई। बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सक्रिय मरीजों की संख्या 89,000 के पार हो गई। कोविड-19 की रोकथाम के लिए सीएम नीतीश लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उन्होंने की बैठक में प्रधान सचिव समेत सभी जिलों के डीएम मौजूद हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से पांव पसार रही है। रोजाना बढ़ रही संक्रमितों की संख्या लोगों को डरा रही है। ऐसे में राज्य में लगातार संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठ रही है, तो विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी दल के नेता भी लॉकडाउन के समर्थन में बोल रहे हैं। साथ ही ट्वीट कर कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा यदि 3 महीना तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया, बैंक लोन, EMI माफ कर दी जाए। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और EMI जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ऑक्सीजन की किल्लत और आईसीयू में बेड की कमी से हो रही मरीजों की मौत की जानकारी लेने जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सुबह बिहटा के ESIC अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में गंदगी और एक भी डॉक्टर के नहीं मिलने से नाराज पप्पू यादव ने कहा कि यह अस्पताल कुप्रबंधन की मार झेल रहा है, ना ही डॉक्टर है और ना ही कोई चिकित्सीय इंतजाम। साथ ही सूबे के सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने सरकार से अस्पताल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की भी मांग की। तो देखने आए थे 500 बेड कहाँ,
सर यहाँ पे हम देखने आए थे सरकार को कि दवाई और डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है। हम देखने आए थे सरकार का कि यहाँ एनएमसीएच से भी ये मौत का कुआं है। जो 7 नंबर में चले गए, समझिए वो बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। यदि बचेंगे तो भगवान भरोसे बचेंगे। मानव चैन की कोई बात नहीं है। वहाँ पर अटेंडेंट 2-2 एक अपने गार्जियन के साथ है, उसकी जिंदगी बचाने में, बच्चों के साथ है, पति के साथ है, रो रहा है, बेड पर बैठा है, परेशान है। पूरा का पूरा कीट, खाना, गंदगी, पैखाना सब सामने में था, जिसको मैंने कैद किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार विधानसभा भवन में कोविड नियंत्रण कक्ष बनाया गया। इस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने किया। साथ ही इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों से सरकारी नियमों का पालन करने की भी अपील की। ये हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक, हमारे सचिवालय कर्मी, पदाधिकारी और लोगों के बीच के फीडबैक माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा जो आता है, सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला अधिकारी सबके बीच समन्वय बनाने के लिए, समाधान करने के लिए और कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये शुरू किया गया। मधुपुर उपचुनाव को लेकर 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग देते हुए जिला उपायुक्त सह डीईओ नैन्सी सहाय ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम को छोटा किया गया है। इसके बावजूद सभी कर्मियों को बेहतर और सटीक ढंग से मतगणना कार्य के सभी नियमों को समझाया जा रहा है। कि जो 2 तारीख को चुनाव की काउंटिंग होनी है मधुपुर विधानसभा के लिए, उसके लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है और आज पहला डे है ट्रेनिंग का। जो भी हमारे काउंटिंग के हमारे पर्सनल है, असिस्टेंट्स हैं और बाकी लोग जो काउंटिंग करेंगे, उनको एक ब्रीफिंग बहुत ही संक्षेप में हम लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का टाइम है और ट्रेनिंग लंबा नहीं, इसलिए छोटे बैचेस में और छोटे ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं। और नेक्स्ट ट्रेनिंग हम लोग 30 तारीख को एक फाइनल ट्रेनिंग इनकी ब्रीफिंग करेंगे, ताकि जो काउंटिंग की प्रक्रिया हो उसको हम लोग सीखें। बिहार में कोरोना से क्या हालात बन गए हैं, ये इन तस्वीरों से साफ पता चलता है। पीएमसीएच सहित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के बाद मौत की गोद में समा जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बांसघाट की है, जहां पर रोज कितने ही शव जलाए जाते हैं। शव की लाइन लगी है और अपने परिजन के शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। ये दोनों तस्वीर राजधानी की हालत बताने के लिए काफी है। मुजफ्फरपुर में डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कई पदाधिकारियों को संक्रमण की रोकथाम को लेकर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दूसरी बैठक चमकी बुखार को लेकर की है, जिसमें डीएम के साथ कई अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। नियंत्रण को लेकर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं। विशेष करके टीकाकरण कोषांग जो है, उसके नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि टीकाकरण की बहुत अभी प्रगति धीमी है, उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। एडीएम अपर समाहर्ता को भी आदेश दिया गया है कि इसका मॉनिटरिंग करें और आने वाले दिनों में कम से कम उसका जो संख्या है उसे दोगुनी की जाए। अभी 7-8 हज़ार टीकाकरण हो रहा है, जिससे 12-13 हज़ार प्रतिदिन बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
पश्चिमी चंपारण के रक्सौल में कोविड-19 के इलाज के लिए हजारीमल इंटर कॉलेज को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत बीते बुधवार से कर दी गई है। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन युक्त सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसी बीच रक्सौल स्थित पीएचसी पहुंचे पश्चिमी चंपारण के सांसद और बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मौके पर जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। रक्सौल में मैं डीएम का आभारी हूँ कि उन्होंने डंकन और एसआरपी को दिया कोरोना के मरीजों के लिए, लेकिन जो मुफ्त में जो पैसे देने में सक्षम नहीं है उनके भी इलाज की व्यवस्था रक्सौल में होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी ने, जिलाधिकारी ने और सिविल सर्जन ने चारों मिलकर के यह निर्णय किया कि हम रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और कल से ही 30 बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ रक्सौल में भी शुरू हो जाएगा कि रक्सौल में कोरोना मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन हो सके। तो आपको बता दें कि इसका संजय जायसवाल ने निरीक्षण किया है अस्पताल का। मोतिहारी में रक्सौल में अब कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा इंटर कॉलेज को। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। अरविंद, ये जो खबर सामने आई है अस्पताल का संजय जायसवाल ने निरीक्षण किया है, इसको लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, पूर्वी चंपारण के रक्सौल प्रखंड है जो अनुमंडल भी है, वहां पर वहां के जो सांसद है संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो रक्सौल के पीएचसी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने बताया कि दो कोविड हॉस्पिटल चालू है, डंकन और एसआरपी मेमोरियल हॉस्पिटल जो निजी नर्सिंग होम के रूप में है। जी, इस दौरान जायजे के दौरान जब जायसवाल पहुंचे वहां तो उन्होंने क्या कुछ पाया? उन्होंने पाया कि पीएचसी में अभी बढ़िया इलाज चल रहा है, लोगों को अच्छा देखरेख हो रहा है। उनको हालांकि खुशी भी जाहिर की कि यहाँ पर बेहतर इलाज चल रहा है, रक्सौल में व्यवस्था ठीक ठाक है। जी, तो एक तरीके से संजय जायसवाल इन सभी व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए। जी, बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दिया और आगे भी लोगों से निवेदन भी किए कि लोग शादी ब्याह और श्राद्ध कार्यक्रम में न भाग ले, बहुत कम भाग ले और बिना जरूरी के बाहर न निकले, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ऐसे उन्होंने लोगों से अपील भी की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कोविड-19 अस्पताल अब इंटर कॉलेज तब्दील होगा, मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और सदर अस्पताल समेत कई अन्य अस्पतालों में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के आदेश पर अस्पताल की सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक संजीव भगत ने किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सुप्रीडेंट से कई विषयों पर बात की, साथ ही सदर अस्पताल में चल रहे कोरोना मरीजों के सही ढंग से इलाज के लिए निर्देशित किया। चौबे जी के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के पीए के रूप में हम यहाँ पर पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। तो इस साल में हम यहाँ पर हमेशा उनका जो निर्देश होता है और वो भी मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ पे अभिषेक महोदय से हमेशा लगातार बात करके यहाँ की जानकारी लेते रहते हैं। और आज इसलिए आना पड़ा है कि जो बहुत से कार्य नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ पे आया और मंत्री जी का आदेश हुआ कि यहाँ से दिखना है, हम आए हैं और यहाँ पर्याप्त मात्रा में किसी प्रकार ऑक्सीजन सभी को दिया जा रहा है। किसी प्रकार का मरीज को दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो यहाँ नहीं है और अभी जो पर्याप्त मात्रा में यहाँ है ऑक्सीजन, मतलब किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बेड
बेड के लिए तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन यहाँ अभी आपको मेडिसिन फुल है, डॉक्टर फुल है, आइसोलेशन फुल है। अभी पेशेंट को सर्जरी वहाँ रखा जा रहा है। बेगूसराय सदर अस्पताल में अब आम मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस और आईसीयू की सुविधा की बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है, जिसका उद्घाटन बेगूसराय सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा ने किया। आईसीयू और डायलिसिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर आनंद शर्मा ने मीडिया को बताया कि सदर अस्पताल में 9 बेड का आईसीयू और 4 बेड का डायलिसिस बेड की सुविधा के अलावा 1 पॉजिटिव और 4 रिकवरी बेड उपलब्ध हैं। बेगूसराय में आईसीयू अस्पताल के उद्घाटन के बाद लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जैसे आज अस्पताल में सर आईसीयू का इधर डायलिसिस का सुविधा का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जो है डायलिसिस जो आईसीयू कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाए हैं, उसमें पहले जो आउटसाइड में जो है हम लोग रेडियल डायलिसिस का रखा है, जो 4 बेड का रेडियल डायलिसिस है। यहाँ जितने भी मरीज आएंगे, जिन्हें भी जिनके पास भी राशन कार्ड है, सबों को डायलिसिस जो है उसका आवश्यकता है, उनको तो टोटल फ्री मिलेगा। एक भी पैसा यहाँ डायलिसिस में नहीं लगेगा, जो कि उनको प्राइवेट में जितना पैसा देना पड़ता था, तो यहाँ आकर केवल राशन कार्ड की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही देखते बन रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जांच को लेकर कई काउंटर लगाए गए, लेकिन रेल प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने से यात्री बगैर जांच करवाए अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं। लोगों की इस लापरवाही से संक्रमण बढ़ने का खतरा भी दुगनी तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमण के डर से धरपकड़ नहीं कर रहे। हालांकि पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कोई चेक करने वाला। हम लोग तो दिल्ली से आए, अपने वहीं से टेस्ट करा के आए हैं। यहाँ कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं है। नीतीश सरकार फेल, एकदम फेल है। सब खाली कागज में दिखावा है, कुछ नहीं है। देख लीजिए, किसी का कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा। अभी ट्रेन में आए हैं, मोदी जी कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये ट्रेन तो नहीं चल पा रहा है। बाहर से लोग चलने जो आदमी रेलवे यात्रा करते हैं, उनका PNR नंबर लिया जाता है। जो सरकारी स्टाफ है, उनका ID नंबर लिया जाता है और जाँच होती है। साइड से अलग गेट से चल जाते हैं, यहाँ जाँच नहीं, कोई सहयोग आपको पुलिस के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलती है। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग के सामने गुजर रही है, पीछे सहयोग मिलता है कि नहीं पुलिस का? रेल पुलिस नाम मात्र का, नाम मात्र। अभी सामने देख रहे हैं आप लोग, है ना, एक रेल पुलिस नजर आ रही है। समस्तीपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने की कवायद में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इसके तहत शहर में शाम 6 बजे के बाद दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश दिए। इसी कड़ी में बीते दिन DM और SP समेत कई अन्य पदाधिकारियों ने बाजार का निरीक्षण किया, जहाँ कई दुकानों और 6 बजे के बाद भी खुला पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने खुली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और दुकानों को सील किया। साथ ही दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात की गई। सरायकेला जिले के सीनी OP क्षेत्र में पिछले 20 अप्रैल को हुए राजू की वर्त हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड में मृतक की भाभी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से हत्याकांड को अंजाम दिया था। इधर इस हत्याकांड के बाद सरायकेला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मामले की छानबीन की गई, जिसमें मामले का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी भाभी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह बात प्रकाश में आई कि इसमें 3 लोग शामिल हैं और जिसमें एक कमलपुर निवासी अमीर हुसैन, उसका जीजा शमशेर अंसारी और एक लड़की जो मृतक की भाभी है, वो इस घटना में शामिल है। घटना के पीछे क्या कुछ कारण था? घटना के पीछे एक कारण था कि मृतक का भाभी
भाभी जो थी वो संपत्ति विवाद था, तो क्योंकि लड़का का मृतक का शादी होने वाला था, तो शादी होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता। साथ में उसके घर में देवर के साथ, मृतक के साथ हमेशा झगड़ा होते रहता। तो आपको बता दें कि सरायकेला पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। पंजाब के मोस्ट वांटेड फरार अपराधी गेबी सिंह को पंजाब पुलिस ने स्थानीय आदित्यपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी बीते 2 साल से दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार चल रहा था। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार मोस्ट वांटेड अपराधी गेबी सिंह उर्फ विजय पंजाब के बाटला फिरोजपुर का रहने वाला है और इस पर पंजाब में हत्या, लूट, ड्रग तस्करी जैसे 1 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। और पुष्पिंदर सिंह थाना आए तथा बताया कि पंजाब के कुख्यात अपराधकर्मी गेबी सिंह उर्फ विजय सिंह वहाँ से फिरार होकर के आदित्यपुर में रह रहे हैं। इस समय में अब मैं अपने एसपी साहब को बताया। एसपी साहब हमारे एसडीपी साहब के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और टीम तथा पंजाब पुलिस की सहायता से गेबी सिंह उर्फ विजय को आदित्यपुर के कल्पनापुरी के श्रीनाथ खान सिंह से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से उसका फॉर्च्यूनर वाहन और तथा 1000 रुपया और उसका आधार कार्ड बरामद किया गया। मोतिहारी में बीते दिन सड़क जाम के दौरान पुलिस और आक्रोशितों ने बीच जमकर झड़प हुई है। मामला चिरैया थाना क्षेत्र का है, जहां जाम हटाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस से पहले आक्रोशितों ने बहसेबाजी की और देखते ही देखते इस बहस ने झड़प का रूप ले लिया। इस घटना में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। इसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। बता दें कि सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिला की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मोतिहारी ढाका सड़क को जाम किया। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के चलते जौनपुर पुलिस ने ऑक्सीजन गैस एजेंसियों और मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान इस छापेमारी से ऑक्सीजन गैस एजेंसी और मेडिकल स्टोरों में हड़कंप मच गया। दरअसल कोरोना महामारी के समय में कुछ लोगों की ओर से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान जनपद के अलग अलग स्थानों पर 15 ऑक्सीजन गैस एजेंसी और मेडिकल स्टोरों पर एक साथ छापेमारी की गई। देखिए, कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी जनता के द्वारा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और कुछ लोगों द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूरी जनपद में 15 स्टोरों पर छापेमारी की गई है, जिसमें इसके बारे में पता लगाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा इसके लिए मना किया गया, फिर भी संबंधित विभाग से वार्ता करके उनको रिपोर्ट भेजी जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायत चुनाव की रंजिश थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बलिया का है, जहां चुनावी रंजिश में दबंगों ने एक डॉक्टर को धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना को लेकर लापरवाही बरतने पर एसपी ने एक एसआई को निलंबित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। सोनभद्र के रामनगर रेलवे गेट के पास एक तेज रफ्तार बुलेरो गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार 7 लोग घायल हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कार से निकालकर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई।
चतरा जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल में उग्रवादियों ने एक बार फिर से उत्पात मचवाया। उग्रवादियों ने कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे 5 कोल वाहनों में आग लगा दी। ये घटना टंडवा थाना क्षेत्र के लरंगा मुख्य पथ की है। इससे 10 दिन पहले भी उग्रवादियों ने कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी की 2 कोल वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस और नक्सल विरोधी टीम के लगातार चलाए जा रहे अभियान के बावजूद उग्रवादियों का आतंक कोयलांचल में जारी है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।